हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास के अंदर हम बायोलॉजी का अगला चैप्टर लेने वाले हैं जिसका नाम है मोनेरा जगत यानी प्लांट किंगडम के अंदर हमने क्लासिफिकेशन जो वाला चैप्टर आपका जो स्टार्ट किया था उसके अंदर आज हम मोनेरा जगत यानी मोनेरा किंगडम का डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जितनी भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम हैं जिसके अंदर साइंस का वेटेज हमसे पूछा जाता है उन सारे पैटर्नों के हिसाब से हमने साइंस को स्टार्ट किया था। बायोलॉजी का पोर्शन हमारा चल रहा है। तो आज की क्लास के अंदर हम देखते हैं, इसकी 4th क्लास है हमारी जिसके अंदर प्लांट क्लासिफिकेशन हमारा चल रहा है। तो इसमें मोनेरा जगत को हमने आज स्टार्ट करने वाले हैं। और मोनेरा जगत के अंदर यदि हमारी बात की जाए, इसका जो पहला पार्ट हमें जो दे रखा है, इस पहले पार्ट के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये किस तरीके के जीवों को इसके अंदर रखा गया है। 2 पार्टों में हमारी क्लास कंप्लीट होगी। इसकी पहला पार्ट आज आपको दिया जा रहा है, आगे का पार्ट अगली क्लास के अंदर दिया जाएगा। तो देखते हैं, बात करते हैं क्या है क्लास हमारी। देखो, प्लांट किंगडम के अंदर यदि हम बात करें तो जो मोनेरा है हमारे पास, मोनेरा, उसके अंदर हमने जो प्लांटों का क्लासिफिकेशन जो हमने किया था कि सबसे पहले यदि हम बात करें तो मोनेरा है हमारा, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। हमने प्लांटों के अलग अलग ग्रुप बनाए हैं उनकी हैबिट के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, आकार प्रकार के आधार पर, फूल वाले पौधों के आधार पर, ना फूल वाले पौधों के आधार पर, जड़ तराम पत्ती, विभिन्न विभिन्न वैज्ञानिकों ने हमें अलग अलग तरीके की थ्योरी देकर प्लांटों को डिस्कस करने का प्रयास किया था। तो आज हमारी इस क्लास के अंदर हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो मोनेरा प्लांट किंगडम है हमारे पास, इसके अंदर हमने जितने भी जीवों को रखा है वो सभी के सभी, पहली बात तो इसके अंदर बैक्टीरिया हैं, मतलब एकमात्र जगत जिसके अंदर हमने बैक्टीरियाओं को रखा हुआ है। और बैक्टीरिया भी यहाँ पर जो है ना वो कैसे हैं भाई, हमारे सभी के सभी प्रोकैरियोटिक हैं, मतलब इनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ऐसे जीव हैं जिनके अंदर सिर्फ जो पुरानी कोशिका जिसको हम कहें, जो पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले जीव जंतुओं में बहुत पहले विकसित हुई थी, जिसके अंदर कुछ एडवांस फीचर नहीं पाए जाते हैं, वो कोशिका इन जीवों के अंदर पाई जाती है। इसलिए इनको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक एनिमल या प्लांट, प्लांट। ठीक है, तो आज बात करते हैं। देखो, शब्द आता है हमारे पास सबसे पहले क्या, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट। ये जो नाम दिया गया था ना, ये दिया गया था किसके द्वारा, क्रिस्टेंसन एंड डाउट्री ने दिया था। नाम याद रखना है, क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, इन दोनों साइंटिस्टों के नाम हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सीवी वार्नी। तो नए जीवों को, नए सजीवों को प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में इन्होंने ही बांटा था। नाम तो दे दिया गया था इनके द्वारा, फिर जीवों को अलग अलग भागों में व्यवस्थित करने का जो प्रयास किया गया कि ये जीव प्रोकैरियोटिक हैं और ये जीव यूकैरियोटिक हैं। कुछ एग्जाम्पल है हमारे इस मोनेरा किंगडम के, कि इसके अंदर हमने यू बैक्टीरिया, जिसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज हमारा, ब्लू ग्रीन एल्गी है हमारा, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया है, रिकेट्सिया हैं। ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं आपके किसके, मोनेरा के। तो आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है। क्लियर। अब बात करते हैं हम कि हमने इनको प्रोकैरियोट्स बोला है, तो ऐसे प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं उनके अंदर क्या लक्षण पाए जाते हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो हम इनकी कोशिका की बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब ये है कि इनकी सेल को देखा जाए। जैसे ही इनकी कोशिका को देखा गया तो कोशिका के चारों तरफ सबसे भारी झिल्ली जो होती है ना, वो होती है सेल वॉल। और सेल वॉल का पाया जाना, यानी जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, ये प्लांटों का लक्षण है। प्लांट्स के अंदर क्या पाई जाती है भाई, सेल वॉल पाई जाती है। तो ये भी प्लांटों के अंदर आती है। हमारा मोनेरा जगत जो है, तो प्रोकैरियोट की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, याद रखना है आपको, और जो कि एक म्यूकोपेप्टाइड का एक प्रकार होता है। क्लियर। तो सेल वॉल का हमें पता चला। दूसरी बात आती है, पर जैसे ही हम कोशिका भित्ति से अंदर जाते हैं तो हमें एक और मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कोशिका झिल्ली कह देते हैं। तो कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। कोशिका झिल्ली की बात क्या है, देखो, कि जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति है वो यूकैरियोटिक की कोशिका झिल्ली के समान लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी लिपिड और किसकी, प्रोटीन की मिलकर बनी होती है। जिस तरीके से यूकैरियोटिक जीव जंतुओं की कोशिका झिल्ली भी लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, उसी तरीके से जीवाणु की भी बनी होती है। दूसरी बात करते हैं कि कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली के बीच में पाए जाने वाले स्थान को हम नाम दे देते हैं क्या, पेरिप्लाज्मिक स्पेस कह देते हैं। ठीक है भाई, ये बात याद रखनी है। और इस स्थान के अंदर
लाइसोसाइम लाइसोसोम के का समृद्धि होता है, क्योंकि इस स्थान में कुछ जटिल पदार्थों का पाचन होता है। अब ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है ना, ये उस तरीके से काम करता है जैसे लाइसोसोम का काम होता है, कुछ एंजाइम का सीक्रेशन करना, जिससे कि उसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं का कंट्रोल होता है। उसी संरचना के अनुसार यहाँ दोनों झिल्लियों के बीच में जो गैप पाया जाता है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस जिसे हम कहते हैं, उसका काम है। नेक्स्ट आ जाता है, जैसे ही हमने कोशिका के अंदर जाकर देखा तो कोशिका के अंदर हमें मिला साइटोप्लाज्म, एक द्रव भरा रहता है, कोशिका द्रव्य जिसको नाम दे दिया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक के कोशिका द्रव में झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं पाए जाती, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि निम्न में से झिल्लीयुक्त कोशिकांग पाए जाती हैं। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास प्रोकैरियोटिक कोशिका या यूकैरियोटिक कोशिका या नन ऑफ दीस, या इनमें से कोई। तो बिल्कुल हमारा जवाब होगा कि झिल्लीयुक्त कोशिकांग नहीं पाई जाती हैं तो जवाब प्रोकैरियोटिक हो जाएगा, और पाई जाती हैं तो हमारा यूकैरियोटिक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, झिल्लीयुक्त कोशिकांग का मतलब यह है माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास, कैसे पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है, पहली बात। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक को हम यहाँ पर आभासी केंद्रक भी नाम दे देते हैं, जीनोफोर भी नाम दे दिया जाता है, इसको न्यूक्लियोइड भी नाम दे दिया जाता है, या फिब्रिलर भी नाम दे दिया जाता है। ये नाम आपको याद रखना है। दूसरी बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का भी क्या होता है, अभाव होता है, और इनमें न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ बातें हमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए याद रखनी थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई वास्तविक गुणसूत्र का भी अभाव होता है, ये भी इसके अंदर नहीं पाया जाएगा। उसकी जगह पे एक आभासी गुणसूत्र पाया जाता है, जिसे हम डबल स्टैंडर्ड यानी DS सर्कुलर नेक्ट DNA प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन पॉलीएमिन्स होती है। यह आवासीय गुणसूत्र कुंडलित होकर, कॉइल्ड होकर गुणसूत्रीय क्षेत्र, जिसको हम क्रोमोसोमल रीजन कह देते हैं, उसका निर्माण करता है, जिसे हम बाद में नाम दे देते हैं क्या, न्यूक्लियोइड कह देते हैं। इस तरीके की संरचनाएं हमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखने को मिलती है। दूसरा पॉइंट बनता है हमारे पास कि इनके अंदर जो राइबोसोम है ना, वो हमारे पास 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और इनका काम होता है क्या करना भाई, राइबोसोम का काम है प्रोटीन संश्लेषण का काम करना। इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके की संरचना हमें देखने को इसके अंदर मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं पर हमारे पास, अब इनके उदाहरणों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है कि यू बैक्टीरिया, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया, जिनको नाम हम जीवाणु कह देते हैं, वही है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट आ जाते हैं जिनका नाम है ल्यूवेनहॉफ। ल्यूवेनहॉफ ने 1675 में सबसे पहले जो बरसात का पानी जो होता है, और जो दांतों का जो मैल होता है, जिसके अंदर दांतों के अंदर हमारे भोजन के कण जो फंस जाते हैं, उनके अंदर जो मैल बन जाता है, उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले इनको देखा यू बैक्टीरिया को, और नाम दिया गया इनके द्वारा। इस बात को आपको याद रखना है, एनिमल क्यूल। एनिमल क्यूल किसके द्वारा नाम दिया गया, ल्यूवेनहॉफ के द्वारा। और अपनी खोज को इन्होंने अपनी एक पुस्तक है जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ नेचर में प्रकाशित करवाया था ल्यूवेनहॉफ ने। तो ये ल्यूवेनहॉफ की कहानी याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास FJ कोहन, और दूसरे साइंटिस्ट हैं हमारे पास क्या, इरेनबर्ग। इन्होंने सर्वप्रथम इन्हें बैक्टीरिया नाम दिया था, और आज हम इन्हीं जीवों को किस नाम से जानते हैं, बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर, हमारे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाती है एक और वैज्ञानिक की थ्योरी, जिन्हें कहते हैं हम बर्गे। बर्गे ने जीवाणुओं को एक तो रखा था, एक ग्रुप बनाया अलग से जिसका नाम है प्रोसोफाइटा, और इन्होंने मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बैक्टीरियोलॉजी या माइक्रोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक को ही हम इनके जीवाणुओं की वर्गीकरण की बाइबल कहते हैं। वही आपको नाम याद रखना है। बर्गे मैनुअल किससे रिलेटेड है आपकी, तो याद रखना है आपको कि जीवाणुओं से, बैक्टीरिया से रिलेटेड एक पुस्तक है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वैज्ञानिक हमारे पास, इनका नाम है लिस्टर। इन्होंने कल्चर टेक्निक विकसित की थी। दूसरा, शल्य क्रिया में काम आने वाले जो औजार होते हैं उनको हम स्टेलाइज करते हैं। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस, कोई जर्म्स, रोगाणु उन पर यदि चिपक जाते हैं तो उनको नष्ट करने की जो प्रक्रिया है उसे हम स्टेलाइज करने की विकसित कहते हैं, जो कि इन्हीं के द्वारा, जिसे हम लिस्टर कहते हैं, उनके द्वारा विकसित की गई थी। इन्होंने कार्बोनिक अम्ल की एंटीसेप्टिक प्रकृति को भी इन्होंने ही खोजा था, और सबसे पहले बैक्टीरिया को किसी माध्यम में संवर्धन करने का काम जो है, यानी कल्चर करने का काम जो किया गया, वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट नाम सुना है हमने लुई पाश्चर। इन्होंने जर्म थ्योरी दी थी, याद रखना है नाम। लुई पाश्चर के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी हमारी,
जर्म थ्योरी दी गई थी, और जीवाणुओं को नाम भी दिया गया था क्या, जर्म्स। इन्होंने ही पाशीकरण की क्या की थी खोज। पाशीकरण एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम किसी भी पदार्थ को 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक आधा घंटे तक गर्म करते हैं, तो उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को पाशीकरण कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास अगले साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच की यदि बात की जाए हमारे यहाँ पर, तो रॉबर्ट कोच ने जीवाणुओं का सबसे पहले शुद्ध संवर्धन जो प्राप्त किया था ना, वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। कौन है, रॉबर्ट कोच। और सबसे पहले एंथ्रेक्स रोग फैलाने वाले जीवाणु की खोज इनके द्वारा की गई। ठीक है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, क्लोरेला की खोज भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। टीबी की बीमारी जो होती है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम कहते हैं, जो कि फेफड़ों से रिलेटेड है, और हैजा हमारा कॉलेरा के जीवाणु की जो खोज की गई थी। हैजा का होता है कॉलेरा, तो इसके जीवाणु की जो खोज की गई थी ना, वो भी रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन अक्सर हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कौन, कोच। यह प्रमाणित करने के लिए कि रोगों का कारण जीवाणु होते हैं क्या, जो भी शरीर के अंदर कोई भी बीमारी होती है क्या वो जीवाणुओं से ही होती है। इस बात का पता लगाने के लिए रॉबर्ट कोच ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, और उन्होंने कारण बताया कि हाँ भाई, रोग पैदा करने वाले जो कारण होते हैं वो कौन होते हैं, जीवाणु होते हैं। ये नियम कोच पॉस्टुलेट्स के नाम से जाना जाता है, याद रखना। इसके लिए इनको क्या मिला गया भाई, नोबेल पुरस्कार मिला गया। यह नियम अविकल्पी परजीवी पर लागू नहीं होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, नेक्स्ट यदि बात की जाए इनकी साइज की, इनका क्या है कि जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको हम आंखों से नहीं देख सकते। तो बैक्टीरिया जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर बैक्टीरियोलॉजी जो हम स्टडी कर रहे हैं मोनेरा जगत के अंदर, तो वो सभी के सभी हमारे पास क्या हैं, सूक्ष्म जीव हैं। इनको हम हमारी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो माइक्रोस्कोप में जैसे ही इनको देखा जाता है, तो इनका आकार हमें, इनका साइज हमें अलग अलग देखने को मिलता है। बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो सबसे छोटा यू बैक्टीरिया, नाम याद रखना है भाई, सबसे छोटे यू बैक्टीरिया का, जिसको हम बोल देते हैं हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा। सबसे लंबा, बड़ा, लंबा या फिर बड़ा, सबसे लंबा हम बोले, सबसे लंबा यू बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं हम ईप्लोपिशियम फिसेल्सोनी, नाम याद रखना है। और सबसे बड़ा या फिर लंबा कहते हैं हम इसको, जो कि है हमारा एक फ्लामेंटस बैक्टीरिया जिसका नाम है बेगिटोआ मिराबिलिस। ये तीन के आपको नाम तीनों के याद रखने हैं। ठीक है, ये इनका साइज होगा, छोटे बड़े में कौन होता है। बात करें इनके शेप की, तो जीवाणुओं के आकार में काफ़ी विभिन्नता होती है भाई। ये कोई फिक्स आकार के नहीं होते हैं कि नहीं, अलग अलग डिफरेंट आकार के जीवाणु पाए जाते हैं। इस आधार पर कुछ इनके प्रकार हमें दे रखे हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बोल देते हैं कोकस टाइप के बैक्टीरिया। कोकस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो हमें देखने को मिलते हैं कैसे, गोलाकार, ये होते हैं हमारे पास गोलाकार, और सबसे सूक्ष्म भी होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, लेकिन ये सबसे अधिक प्रतिरोधी भी होते हैं किसी भी रासायनिक पदार्थ के प्रति। ये बहुत ज़्यादा प्रतिरोधी होते हैं, कोई भी दवाई से इनको अपन आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कुछ समय बाद उस दवाई के प्रति कैसे हो जाते हैं, प्रतिरोधी हो जाते हैं। जिनके अंदर हमारे पास उदाहरण है डिप्लोकोकस निमोनिया, याद रखना है। कोकस टाइप के एक बैक्टीरिया का उदाहरण है आपका क्या, डिप्लोकोकस निमोनिया। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास क्या, बेसिलस। अधिकांश जीवाणु इसी श्रेणी के अंदर आते हैं, और ये होते हैं हमारे पास कैसे, एक छड़ के आकार, जिन्हें हम बेसिलस कह देते हैं। फोकस टाइप के हैं ये, तो हमारे पास होते हैं कैसे, गोला आकार के। और बेसिलस टाइप के जो है ना, ये होते हैं हमारे पास एक छड़ के आकार के, रॉड शेप होते हैं, जिसमें हमारे पास उदाहरण आ जाता है एक तो इकोलाई और एक बेसिलस एंथ्रेसिस। बेसिलस एंथ्रेसिस, तो दो नाम आपको इसके अंदर याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है तीसरा, स्पाइरुलम। ये जीवाणु कैसे मिलेंगे हमें, सर्पिला आकार के हों, सर्पिलाकार हों, जिसके अंदर आ जाता है हमारे पास स्पाइरिलम, बॉलविटांस और ट्रेपोनीमा। ट्रेपोनीमा, ये दो नाम आपको याद रखने हैं भाई, स्पाइरिलम, उदाहरण हमसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कोकोबैसिलस। अब कोकोबैसिलस जीवाणुओं का एक आकार है जो ना तो पूरी तरीके से गोल होगा, क्योंकि कोकस नाम आ रहा है तो कैसा होना चाहिए, गोल, और बेसिलस आ रहा है मतलब कैसा होना चाहिए बैक्टीरिया आपका, छड़ के आकार का, रॉड शेप होना चाहिए। तो ये पूरी तरीके से ना तो ये गोल होते हैं और ना ही पूरी तरीके से ये छड़ के आकार के होते हैं, जिसे हम बेसिलस या बेसिली कहते हैं। यह एक छोटी अंडाकार या छोटी छड़ जैसा दिखता है।
उदाहरण के लिए हमारे पास है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, गार्डनेरिला, वेजिनेलिस और क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ये जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं इनको हम शामिल करते हैं किसके अंदर, कोकोबैसिलस के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जीवाणु जिसका नाम है क्या, विब्रियो टाइप का जीवाणु। अब विब्रियो टाइप का जो जीवाणु होता है ये कॉमा शेप होता है, जो हम कॉमा लगा देते हैं उस कॉमा के शेप का ये होता है आपका। ठीक है, जैसे विब्रियो कोलेरी नाम याद रखना है। स्टॉक जीवाणु, ये भी छड़ के आकार के ही होते हैं और इनमें एक डंटल टाइप की संरचना या एक स्टॉक और पाया जाता है जो कि इनको सतह से जुड़ने में क्या करता है भाई, एक मदद करता है। उन्हें हम स्टॉक टाइप के जीवाणु कह देते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं बडिंग नुमा। बडिंग का मतलब होता है कि किसी भी जीवाणु के अंदर एक उभार नुमा संरचना का निर्माण हो जाता है और उससे वो विकसित होकर नए जीव का निर्माण कर देता है, एक बड टाइप के। तो बडिंग बैक्टीरिया का आकार कोई विशिष्ट नहीं होता है, लेकिन ये आमतौर पर अंडाकार या फिर छड़ के आकार की या ध्रुवी के आकार की होती है, जिनमें हमारा आ जाता है एक तो क्या, हाइड्रोमाइक्रोबियम और थायोडेंड्रॉन, और साथ में आ जाता है पेडोमाइक्रोबियम। ये उदाहरण आपको बडिंग के अंदर याद रखना है। प्लियोमॉर्फिक वाली कंडीशन एक बनती है हमारे पास। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है ये जीव अपने ऐसे हैं बैक्टीरिया, ये अपना रूप बदलते रहते हैं, बहरूपी कहते हैं हम लोग प्लियोमॉर्फिक। और इनका जब रंग रूप बदलता रहता है तो इनका कोई आकार फिक्स नहीं होता है, ये अपने आकार को बदलते रहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक उदाहरण है राइजोबियम, अपने एक्स वाई जेड के विभिन्न विभिन्न प्रकार के रूपों में पाया जाता है। ठीक है, देखा जाए इनको कुछ बेसिक शेप्स बैक्टीरियाओं की हमें दे रखी हैं, जैसे कि स्फेरिकल, गोलाकार बैक्टीरिया कैसे मिलेंगे, ये सिंगल होगा, डबल होगा और ऐसे ग्रुप में पाए जाएंगे तो इनके अलग अलग नाम है। फोकस मतलब कैसा होता है, स्फेरिकल मतलब गोलाकार। ये तो हमें देखने को मिल गए कैसे, गोलाकार। तो गोलाकार में यदि एक अकेला है तो उसे हम मोनोकोकस कह देते हैं, डबल है तो डिप्लोकोकस कह देते हैं, और बहुत सारा ग्रुप बन गया यदि उनका तो हम उसे स्टेप्टोकोकस कह देते हैं। अब यही चार के ग्रुप में पाए जाएं तो हम इन्हें टेट्राकोकस कह देते हैं। ऐसे बॉल शेप संरचना में पाए जाएं तो इन्हें हम सार्सिना कह देते हैं। और ये जैसे बहुत सारे ग्रुप के रूप में बन जाए तो हम इन्हें स्टेफाइलोकोकस कह देते हैं। ये संरचना हमारे पास बैक्टीरियाओं की है। तो 6 प्रकार हमारे पास ये हो गए, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्टेप्टोकोकस, टेट्राकोकस, सार्सिना और स्टेफाइलोकोकस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो रॉड शेप है। रॉड शेप बैक्टीरियाओं के भी अलग अलग आकार होते हैं, जैसे कि सिंगल फॉर्म में पाए जाए तो सिंगल बैसिलस, डबल रॉड के रूप में पाए जाए तो डिप्लोकोकस या डिप्लोबैक्सी, बैसिलस भी बोल सकते हैं या बैसिली भी बोल सकते हैं। और ऐसे अलग अलग रॉड शेप अलग अलग से पाई जाए तो स्टेप्टो बैसिली कह देते हैं। और इस टाइप की यदि वो संरचना बना लेता है तो उसे हम पैलिसेड नाम दिया जाता है। ठीक है, अब ये ना तो पूरी तरीके से गोलाकार है, प्लम जिसको हमने बोल दिया, क्लॉस्ट्रीडिया इस रूप में पाया जाएगा, बेसिली हमारा ये हो गया, और एशीरिया कोलाई हमारे पास ई कोलाई इस टाइप का हो गया। तो सबके अलग अलग शेप होते हैं। जैसे विब्रियो की बात करें, ये रहा हमारे पास, इस शेप में विब्रियो कोलेरी आपका पाया जाता है। स्पाइरुलिना का शेप ये हो गया है हमारे पास, और स्पाइरोचीट्स जो है ना वो इस रूप में हमें देखने को मिलता है। कुछ और भी हैं अदर शेप हमें जिनके वो याद रखना है, जैसे फ्लामेंटस बैक्टीरिया जो होगा ना आपका वो इस टाइप का देखने को मिलेगा, एक धागेनुमा संरचना होती है। स्टार शेप होगा तो मतलब स्टार का रूप रह लेगा, रेक्टेंगल आयताकार होगा, और हाइपी जो होगा ना वो उसकी बहुत सारी ब्रांचें हमें देखने को मिलती है। ये सारे डायग्राम सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखकर आपके लिए ड्रॉ जो किए गए हैं वो डायग्राम इस टाइप में देखने को मिलते हैं। तो इस आधार पर हम बता देते हैं कि बैक्टीरियाओं का आकार क्या है, तो हम उनका क्लासिफिकेशन आसानी से कर लेते हैं कि ये इस टाइप का बैक्टीरिया है और इस तरीके की बीमारियां ये पैदा कर सकता है। क्लियर, आगे देखते हैं। अब बात आती है हमारी जीवाणुओं में गतिशीलता। तो देखो जीवाणुओं में गतिशीलता की यदि बात की जाए तो इनके अंदर जो गतिशीलता है, इनके अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से ये गति कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ इनके अंदर कुछ संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं जिन्हें हम नाम दे देते हैं क्या, कशाविका। तो मतलब हम बात करें जीवाणु हमारे पास जो है ना वो चल और अचल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे होंगे जो चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे होंगे जो चल सकते हैं, मूवमेंट इनके अंदर पाया जाएगा। इसके लिए इनके अंदर कुछ संरचना है जिन्हें हम बोल देते हैं कशाविका। कशाविका को हम फ्लैजिला के नाम से जानते हैं। इसी के कारण जीवाणु को अंदर गतिशीलता
पाई जाती है। यदि कोई भी जीवाणु हमारे पास है तो उस जीवाणु के अंदर गतिशीलता यदि हो रही है तो उसके अंदर हमें देखने को मिलेगी क्या, एक फ्लैजिला नुमा संरचना देखने को मिलेगी। बात करेंगे हम आगे। अब इन फ्लैजिला यानी कशाविकाओं की संख्या की व्यवस्था के आधार पर जीवाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि जिनके अंदर फ्लैजिला नहीं पाए जाएंगे उन्हें हम एट्राइकस कह देते हैं, यानी अकशाविक कह देते हैं, अनुपस्थित होती है। जैसे कि ऑल कोकस टाइप के बैक्टीरिया, जितने भी गोलाकार बैक्टीरिया हमने पढ़े हैं कोकस टाइप के बैक्टीरिया, वो सभी के सभी कैसे होते हैं, अकशाविक होते हैं। जैसे माइक्रोकोकस, पाशुरेला, ये सब आपके कैसे हैं, अकशाविकी होती है। अब एक कशाविका जिसे हम कहते हैं मोनोट्राइकस, मतलब इनके अंदर सिर्फ एक फ्लैजिला एक सिरे पर पाया जाएगा। जैसे कि विब्रियो है हमारा, थायोबैसिलस है हमारा, स्यूडोमोनास है हमारे पास। तो इस तरीके से बैक्टीरियाओं का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अब एम्फीट्राइकस, अब मान लो कोई बैक्टीरिया है, ये रहा कोई बैक्टीरिया कैसे, और यदि मान लो इसके अंदर एक ऐसी संरचना इधर भी दिख जाए और एक इस टाइप की संरचना इधर भी दिख जाए, तो दोनों सिरों पे यदि हमें एक एक फ्लैजिला दिख जाए, यही है आपकी फ्लैजिलोमा संरचना, आपकी धागनुमा संरचना एक निकलती है उसके शरीर से, उसे हम नाम दे देते हैं फ्लैजिला। तो एम्फीट्राइकस मतलब दोनों तरफ निकल जाए, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास। गुच्छ कशाविका, लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस का मतलब है कशाविकाओं का एक गुच्छा टाइप का एक सिरे पर बन जाता है। मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, बहुत सारी कशाविका एक सिरे पर व्यवस्थित हो जाती है इस तरीके से, तो ये संरचना जो बन जाती है ना, उसे हम लोफोट्राइकस कहते हैं। और लोफोट्राइकस का उदाहरण है हमारे पास कौन सा, साल्मोनेला। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेफेलोट्राइकस। सेफेलोट्राइकस की बात करें तो इसके एक ही सिरे पर कशाविकाओं का गुच्छा होता है, जैसे कि कोरियन बैक्टीरियम, नाम याद रखना है। पेट्रीट्राइकस जो होता है परिकशाविक, इसमें जीवाणुओं की पूरी सतह पर कशाविकाएं पाई जाती हैं, फ्लैजिला पाई जाती हैं। जैसे कि ई कोलाई का जो डायग्राम अभी हमने देखा था, ये रहा आपका इश्चेरिया कोलाई। इस तरीके से पूरी बॉडी के चारों तरफ क्या पाई जाती है, संरचना, जिन्हें हम फ्लैजिला नाम देते हैं। तो इस टाइप का यदि कोई बैक्टीरिया है तो उसे हम बोल देते हैं, ये क्या कहलाता है हमारे पास, पेरीट्राइकस। एक तो ई कोलाई हो गया हमारा, और साल्मोनेला टाइफाइड भी हो गया हमारे पास, टाइफाइड। अब यदि बात की जाए कि जीवाणुओं के अंदर इनके माध्यम से कशाविका, जिन्हें हम फ्लैजिला कहते हैं, फ्लैजिला, इसकी संरचना भी हमें देखने की पड़ेगी कि क्या संरचना इसके अंदर होती है। तो जैसे इसकी संरचना को देखा जाता है तो एक भाग तो इसके अंदर बेजल बॉडी के नाम से जाना जाता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। ये दूसरा भाग हमारे पास जो है ना, जिसको हम बोल देते हैं हुक पाया जाता है, और तीसरा इसके अंदर हमें मिलेगा क्या, फ्लामेन। तो बात करते हैं, देखो इनकी ये क्या संरचना है हमारे पास होती है। बेजल बॉडी की बात करें, यह कशाविकाओं का आधारीय भाग होता है और यह रॉड शेप होता है, भाई नाम याद रखना है। यह कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली के में धसा होता है भाई, उसी के अंदर रहता है भाई, धसा होता है या धसी होती है, क्लियर। यह प्रोटीन की बनी रॉड शेप संरचना होती है जो दो जोड़ी वलयों से घिरी होती है। एक तो इसके अंदर बाहरी जोड़ा और एक इसके अंदर आंतरिक जोड़ा हमें देखने को मिलता है, क्लियर। ये संरचना हमें ऐसी देखने को मिलती है। ये हमारे पास ये फ्लैजिला का डायग्राम दे रखा है। तो सबसे पहले हमने बेजल बॉडी की बात की आपसे, ये हमारी बेजल बॉडी है। ये हमारे पास सबसे भारी झिल्ली सेल वॉल कहलाएगी, और सबसे अंदर वाली झिल्ली हमारे पास क्या कहलाएगी, सेल मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है ना, उसे हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस के नाम से जानते हैं। ये पूरा की पूरी संरचना जो है ना, इसको हमारे पास बेजल बॉडी बोला जाता है। इसके अंदर एल रिंग है, पी रिंग है, एस रिंग है, एम रिंग है, और इसके अंदर नीचे जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो रहती है वो एक फ्री प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। कुछ प्रोटीन चैनल इनके अंदर हमें देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके की संरचना सूक्ष्मदर्शी में जब देखा गया तो बैक्टीरिया की संरचना हमें देखने को मिली। नेक्स्ट बात करते हैं। अब वलयों का जो भारी जोड़ा कोशिका भित्ति में धसा होता है, जोड़े की दोनों वलयों को क्रमशः हम एल और क्या नाम दे देते हैं, पी। आंतरिक जोड़े का आंतरिक वलय कोशिका झिल्ली में धसा होता है, जो जोड़े की दोनों वलयों को एस व एम कह देते हैं यहाँ पर। तो मतलब इनके अंदर एक रिंग एल और पी पाई जाती है और एक रिंग हमारे पास एस और एम पाई जाती है। अब ये ग्राम जीवाणु में वलय का केवल एक जोड़ा आंतरिक होता है। देखो ग्राम पॉजिटिव, अब कुछ बैक्टीरिया को हम डिस्कस करेंगे आगे चल के अभी। फिर कुछ बैक्टीरिया आपके ग्राम पॉजिटिव होते हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसकी बात हम आगे करेंगे। तो इनमें केवल एक ही जोड़ा पाया जाता है। अब हम बात करते हैं हुकनुमा संरचना की। अब ये है हमारी हुकनुमा संरचना। उसकी यदि बात किया जाए तो ये जो भाग जो सेल वॉल से जस्ट निकल रहा है, यहाँ से
निकला है। और यहाँ तक की जो संरचना है आपकी, ये पूरी की पूरी संरचना आपकी कहलाती है क्या, हुक। हुक इसको नाम दे दिया जाता है, जो कि जस्ट जुड़ा रहेगा सेल वॉल से, और उसके बाद फिर फ्लैजिला नुमा संरचना का क्या होगा, आगे चल के निर्माण होगा। देखते हैं हुक की बात करें, यह फिलामेंट को बेजल बॉडी से जोड़ता है, और यह कशाविका का सबसे मध्य भाग होता है, और इसका कुछ भाग को उसका वृत्ति में भी दशा होता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिलामेंट। होलो स्ट्रक्चर संरचना होती है, खोखली एक संरचना है हमारे पास। ये रहा हमारे पास फिलामेंट, ये कैसी संरचना होती है, पहली बात तो याद रखना है, खोखली, खोखली संरचना। देखते हैं बेलनाकार खोखली संरचना है, जो प्रोटीन मोनोमर्स से मिलकर बनती है। बहुत सारे प्रोटीन इकट्ठे होकर इसका निर्माण करते हैं, और प्रत्येक मोनोमर फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। याद रखना है, फ्लैजिलिन प्रोटीन इसके अंदर हमें पाई जाती है, और ये फ्लैजिलिन प्रोटीन ऐसी होती है संकुचनशील, इलास्टिक प्रवृत्ति की होती है, जो आसानी से फैल सकती है और सिकुड़ सकती है। प्रोटीन के बने यह मोनोमर 4+4 के रूप में व्यवस्थित रहती है। जो भी इसके अंदर व्यवस्था दी गई है, वो व्यवस्था हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर। देखते हैं आगे अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में ये डायग्राम हमें बैक्टीरिया का दे रखा है, जो कि फ्लैजिला किस तरीके की संरचना है, कहाँ सेल वॉल, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, सेल मेम्ब्रेन, बेजल बॉडी, हुक और फिलामेंट, ये क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब फ्लैजिला से छोटी एक संरचना और हमें बैक्टीरिया की बॉडी पर देखने को मिलती है, जिसे हम बोल देते हैं क्या, पिली। पिली नाम जिसको दे दिया जाता है। तो जीवाणुओं की कोश का भित्ति पर कुछ बालनुमा संरचनाएं, हेयर के समान कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जो कि फ्लैजिला से क्या होती हैं, हमारी छोटी होती हैं, जिन्हें हम पिली कह देते हैं। पिली याद रखना है भाई, पिली। अब पिली दो प्रकार की होती है हमारे पास, एक लॉन्ग पिली और एक होती है शॉर्टर पिली। नाम से ही पता चल रहा है, लॉन्ग पिली को हम एफ पिली के नाम से जानते हैं, या इसे हम सेक्स पिली भी कह देते हैं, और यह केवल दाता जीवाणु एफ पॉजिटिव, जिसको हम मेल कहेंगे। देखो बैक्टीरियाओं के अंदर भी हमें मेल और फीमेल देखने को मिलते हैं, पाई जाती है, और संयुग्मन में सहायता करती है। और ग्राही जीवाणु, जिसको हम एफ नेगेटिव, जो कि हमारा फीमेल जीवाणु है, उसमें सेक्स पिली क्या होती है भाई, अनुपस्थित होती है। क्लियर, ये बात आपको याद रखना है। दूसरा आता है पॉइंट हमारे पास कि शॉर्टर पिली जो है ना, वो जल धाराओं में, चट्टानों पर, ऊतकों से चिपकने में क्या करती है, सहायता करती है। और साथ में इनफेक्टिव पिली या फिम्बरी भी कह देते हैं इसी को हम। शॉर्टर पिली का नाम है जी हमारे पास, जो कि किसी दीवार पर किसी सतह से उसको पकड़ने में, चिपकने में क्या करती है, सहायता, जो कि शॉर्टर पिली कहलाती है। पिली की थोड़ी सी संरचना की यदि बात की जाए, स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, देखो पिली मध्य में से तो क्या होती है, खोखली। प्रत्येक पिली प्रोटीन मोनोमर से मिलकर बनी होती है, और मोनोमर पिलिन नामक प्रोटीन से बना होता है। पिलिन संकुचन प्रोटीन होती है। फ्लैजिला के अंदर फ्लैजिलिन जो प्रोटीन पाई जाती है, वो संकुचनशील होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और आसानी से मुड़ सकती है। लेकिन इसके अंदर ऐसी संरचना नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो संकुचनशील नहीं होती है। दूसरी बात करेंगे फ्लैजिला के बारे में, हमने पढ़ा था कि फ्लैजिला बैक्टीरिया के गतिशीलता में मदद करता है, हेल्प करता है, लेकिन यहाँ पर पिली नहीं करती है, फ्लैजिला से छोटी संरचना है। दूसरी बात करें नोट पॉइंट में, पिली को अभी तक केवल और केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी हम बात करें तो ई कोलाई के अंदर देखा गया है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना। क्लियर बात। नेक्स्ट देखते हैं, देखो आगे बात आ जाती है फिर हमारी अगली स्लाइड के अंदर, जिसमें हम बात करते हैं, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया जिसे हम सख्त जीवाणु या यू बैक्टीरिया नाम देते हैं, उसकी संरचना हमें ये दे रखी है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या संरचना। देखें, एक बैक्टीरिया को जब भी माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो ये हम पढ़ चुके हैं, जिसे हम क्या देते हैं, क्या, फ्लैजिला। एक धागेनुमा लंबी सी संरचना जिसके अंदर पाई जाती है, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, फ्लैजिला। और ये है हमारे पास क्या, फिली, हेयरनुमा या बालनुमा संरचना इनके अंदर पाई जाती हैं, जो कि हमारी क्या कहलाती हैं, पिली कहलाती है। ठीक है। बाकी की ये कोशिका है, जिसके अंदर क्या भरा रहता है, साइटोप्लाज्म भरा रहता है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। दूसरी बात करें कि इनका जो डीएनए है ना, वो इस तरीके से इस कोशिका के अंदर पाया जाता है, और इसे हम प्लाज्मिड कह देते हैं। ये संरचना इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है,
लेडर वर्ग ने इन करके अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए। सबसे भारी झिल्ली की यदि बात करें तो इनके पास कुछ सेल वॉल हमें देखने को मिलती है, और सेल वॉल के अंदर यदि हम पर चले जाएं तो सेल मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है, जो कि लाइपोप्रोटीन की मिलकर बनी होती है। अब इनके अंदर एक मीजोसोम नाम की संरचना पाई जाती है, जिसकी खोज एफ जेम्स ने की थी, जो कि हमारे यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कुछ कोशिकांग हैं उनके नुमा संरचना होती है, जो कि काम करती है। दूसरा, इसके ऊपर एक कैप्सूल नाम का एक आवरण पाया जाता है इसके एक सिरे पर, और यह इसे WBC से क्या करता है, सुरक्षा। क्यों? क्योंकि WBC ही है वो हमारी शरीर की बॉडी की रोग प्रतिरोधी क्षमताओं को बढ़ाने का काम, शरीर के अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस प्रवेश कर जाता है तो सबसे पहले हमारी WBC क्या कर देती है, उस पर अटैक करती है, उसको नष्ट करने का काम करती है। लेकिन यदि बैक्टीरिया के अंदर ये नुमा संरचना पाई जाएगी तो ये बैक्टीरिया से WBC से क्या हो जाती है, फिर आपके बच जाती हैं, और हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या फैलाती हैं, रोग भी फैलाती हैं, और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है, देखो एल फॉर्म। अब नोट पॉइंट में हमें दे रखा है ये एल फॉर्म का मतलब क्या है। एल फॉर्म जब भी लिखा हुआ है आपके लिए, उसका मतलब होता है लिस्टर फॉर्म। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को लाइसोजाइम नामक एंजाइम द्वारा नष्ट किया जा सकता है, और जब जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को लाइसोजाइम द्वारा कृत्रिम रूप से हटा दिया जाता है तो ऐसे जीवाणुओं को हम नाम दे देते हैं एल फॉर्म या लिस्टर फॉर्म जीवाणु कहलाते हैं। भाई ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का मतलब क्या होता है। एक हमारे पास आ गया ग्राम पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव है, और एक ग्राम नेगेटिव मतलब ये ग्राम नेगेटिव है। ग्राहम नाम का एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है हमारे पास, उसके नाम से पॉजिटिव और नेगेटिव नाम इनको दे दिया गया है। तो मीजोसोम अधिकतम ग्राम पॉजिटिव में ही पाए जाते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था, और जितने भी रोगकारी जीवाणु हैं उनमें से कुछ ही ग्राम पॉजिटिव हैं, ज्यादातर है तो कौन है भाई, ग्राम नेगेटिव हैं। ये बात आपको याद रखना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सबसे ज्यादा हैं और रोगकारी भी होते हैं। ग्राम नेगेटिव जीवाणु को एल्कोहल से धोआ जाए तो बाद में ये कैसे हो जाते हैं, रंगहीन हो जाते हैं, और ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं को एल्कोहल से धोने के बाद भी ये पर्पल रंग ही प्रदर्शित करते हैं। तो ये इनकी कुछ संरचनाएं होती हैं, इस आधार पर इनके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। जैसे कि हम बात करें पर्पल और ग्रीन यू बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण का गुण पाया जाता है। देखो भाई बैक्टीरिया है और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पाई जाती है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ पिगमेंट, कुछ वर्णक पाए जाते होंगे जिन्हें हम कहते हैं क्रोमेटोफिल, और इसके अंदर मिलता है हमें क्लोरोफिल ए। और जीवाणुओं में एक छोटा वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड नाम दे देते हैं। अब प्लाज्मिड भी हमारे पास अलग अलग देखने को मिलते हैं, जैसे कि एफ फैक्टर जो कि प्लस माइनस में हो सकता है, आर का मतलब आर फैक्टर, ड्रग्स फैक्टर, रेजिस्टेंस फैक्टर, कोल फैक्टर या कोलिसिन नाम इनको दे दिया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के हमारे क्या कहलाते हैं, प्लाज्मिड कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे अब बात आ जाती है इन जीवाणुओं को हम कलर देते हैं भाई, हमें अभिरंजन इनका करना पड़ेगा, कलर इनके ऊपर डालना पड़ेगा। तो जो जीवाणु जिस कलर को प्रदर्शित करेगा उससे हम उसकी क्या कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ग्राम स्टेनिंग। तो जीवाणुओं को सर्वप्रथम HC ग्राम नामक वैज्ञानिक ने रंगने का या अभिरंजन का काम किया था, और इस विधि में इन्होंने सर्वप्रथम जीवाणुओं के क्रिस्टल वॉयलेट या जेंसियल वॉयलेट या कियाई सॉल्यूशन या फिर आयोडीन विलयन के साथ इन्होंने क्या किया, अभिरंजित किया। और ऐसा करने के बाद जैसे ही इनको या तो एसीटोन में डालो या फिर एथिल अल्कोहल में डालो, तो जैसे ही इनको धुला गया, धुलने के बाद कुछ ही जीवाणु ऐसे थे जो हमें रंगीन दिखाई दिए और बाकी के कुछ ऐसे थे जो हमें रंगहीन दिखाई दिए। जीवाणुओं की जो रंगीन बैगनी होते हैं उन्हें हमने, जो रंगीन दिखाई दिए उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव कह देते हैं, और जो जीवाणु रंगहीन हो जाते हैं उन्हें हम ग्राम नेगेटिव कह देते हैं। ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं को फिर हम सेफ्रेनिन द्वारा दोबारा अभिरंजित करते हैं। तो मान लो कोई भी बैक्टीरिया हमें दे रखा है, सबसे पहले हमने क्या किया, उसको क्रिस्टल वायलेट तैयार किए हम, फिर उनको क्या किया हमने, KI सॉल्यूशन प्लस एल्कोहल आदि में धुला, तो कुछ ने तो कलर प्रदर्शित किया और कुछ ने कलर प्रदर्शित नहीं किया, और जिन्होंने कलर प्रदर्शित किया उनको हमने नाम दे दिया क्या, ग्राम पॉजिटिव, और इन्होंने कलर प्रदर्शित नहीं किया उनको हमने नाम दे दिया ग्राम नेगेटिव। तो इस तरीके से जीवाणुओं का अभिरंजन ग्राहम बेल टेक्निक के आधार पर ज्ञात किया जाता है। एक और आ जाते हैं, हमें इन्हें कहते हैं जी हल नील्सन स्टेनिंग। इन्होंने भी कुछ
ऐसा ही कंसेप्ट दिया कि सबसे पहले बैक्टीरिया को हमने फेनोलिक विलेन के साथ धोया, फिर हमने एक अम्ल ले लिया जिसका नाम है HCl या फिर H2SO4 ले लिया। इन दोनों अम्लों में से हमने किसी को मिलाया, मिलाने के बाद जो जीवाणु कलर प्रदर्शित करते हैं इसका मतलब वो एसिड फास्ट होते हैं, और जो कलर प्रदर्शित नहीं करते वो नॉन एसिड फास्ट होते हैं। इस आधार पर हमने बैक्टीरिया को पहचानने का काम शुरू किया। नेक्स्ट आज की यदि बात करें तो आगे का पोर्शन जो हमारा है वो हमारी अगली क्लास के अंदर रहेगा, जिस क्लास के अंदर हम इसका आगे का ब्रीफ, अभी पेट पोर्शन और बचा हुआ है तो उसको हम अगली क्लास के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हमारा इतना ही मटेरियल रहता है और इसे आप अच्छे से रीड कीजिए, इससे पहले की क्लासों को भी देखिए, और जो भी भाई अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई वो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको भी क्लासों के नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, जिसमें हम मोनेरा जगत का सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत